वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इन्वायरमेंटल साइंस की और इन्वायरमेंटल साइंस में हम पढ़ रहे हैं प्रदूषण। और प्रदूषण में जो आज की हम बात करेंगे वो बात होगी नाभिकीय आपदाओं की, यानी एक तरीके से आपदा का ये टॉपिक जो है हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर डिजास्टर की। नाभिकीय आपदाएं क्या होती हैं और कौन कौन सी महत्वपूर्ण नाभिकीय आपदाएं हुई हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं, जरा उनके बारे में भी बात करेंगे। देखो भाई, नाभिकीय ऊर्जा कई पर्यावरणीय और सामाजिक समस्याओं के लिए एक विकल्प प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है, परंतु उससे कई गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। यद्यपि यह पर्यावरण के अनुकूल है किंतु आर्थिक दृष्टि से इसका बोझ अभी नहीं उठा सकते। नाभिकीय संयंत्रों से दुर्घटनाओं का संभावित खतरा होता है जो पर्यावरण में खतरनाक रेडियोधर्मी सामग्री को उत्सर्जित कर सकते हैं। समस्याएं दोनों ओर की हैं, परमाणु आपदाएं और उनका घटित होना और परमाणु नाभिकीय संयंत्रों द्वारा उत्पन्न अपशिष्टों का सुरक्षित निपटान, ये दोनों ही समस्याएं हैं। देखिए, नाभिकीय प्रदूषण चाहे परमाणु बम के फटने से हो या किसी एटॉमिक रिएक्टर के लीक होने से हो, वो समस्या तो रहेगा। तो दोनों ही अपने आप में प्रॉब्लम है और हिस्ट्री में कई प्रकार की इस प्रकार की बड़ी आपदाएं हो चुकी हैं। जैसे 1952 में चाक नदी जो एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसके किनारे यहाँ पर एक दुर्घटना हुई, ये टोरंटो कनाडा में हुई। दूसरा, अक्टूबर 1957 में विंडस्केल प्लूटोनियम उत्पादन केंद्र यूके में एक दुर्घटना हो गई। 26 अप्रैल की दुर्घटना तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, चेरनोबिल डिजास्टर के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है ना। ये आज के यूक्रेन में है और उस समय यूक्रेन नहीं था, उस समय जो है सोवियत संघ था, तो पूर्व सोवियत संघ में ये जगह थी चेरनोबिल, और बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये तो पेपर में भी कई बार पूछी जा चुकी है, चेरनोबिल दुर्घटना का संबंध किससे है या चेरनोबिल दुर्घटना कब हुई, है ना। नवंबर 1955 में मोन्जू जापान में भी इस प्रकार की एक नाभिकीय दुर्घटना हो चुकी है। भारत इस मामले में काफ़ी भाग्यशाली है कि हमारे यहाँ पर इस प्रकार की कोई भी दुर्घटना नाभिकीय संयंत्रों से जुड़ी या नाभिकीय दुर्घटना हमारे यहाँ पर नहीं हुई है। हम इस मामले में काफ़ी हम कहें भाग्यशाली रहे हैं। अब देखो, अगर हम देखें पर्यावरण पर परमाणु आपदाओं का क्या प्रभाव पड़ता है, यदि इनकी बात हम करें तो परमाणु रिसाव से हानिकारक प्रभाव जल्दी या धीमी गति से हो सकते हैं। परमाणु विकिरण के घातक और तत्काल प्रभाव होते हैं। सब जानते हैं कि विश्व युद्ध दूसरे के दौरान जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में इनके प्रभावों को सभी ने देखा, बिल्कुल सही बात है। अतः नाभिकीय ऊर्जा का सैन्य उपयोग सदैव अकल्पनीय परिणाम लाता है, यानी आप इसका यूज़ अगर करोगे परमाणु बम के रूप में तो भयानक परिणाम होंगे। और अब तो मैं आपको बता दूं कि परमाणु बम से भी खतरनाक चीज़ आ चुकी है, हाइड्रोजन बम। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि एक नई जो है, मतलब नई तो नहीं है, काफ़ी पुरानी बात है, कि परमाणु बम के आविष्कारक कौन है। नई मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हाल ही में इन पर एक मूवी बनने वाली है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी फेमस है व्यक्ति। चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ, वो व्यक्ति हैं रॉबर्ट ओपनहाइमर। रॉबर्ट ओपनहाइमर जो है अमेरिका में जो परमाणु बम चल रहा था उसके जो है ये हेड थे, जब जो परमाणु बम बना था अमेरिका में, उसके ये हेड थे रॉबर्ट ओपनहाइमर, है ना। तो ओपनहाइमर बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो परमाणु बम बना था इसके प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट मैनहट्टन। तो ये भी कभी कभार पेपर में पूछ लेता है, तो ध्यान रखना। धीमी गति से परमाणु विकिरण भी नाभिकीय रिएक्टरों, प्रयोगशालाओं, अस्पतालों तथा नैदानिक प्रयोजनों के लिए विकिरण को प्रत्यक्ष निवेश जैसे विभिन्न स्रोतों से निर्गत हो सकता है। एक्सरे की मशीन से भी रेडिएशन निकलता है, ठीक है, लेकिन वो इतना बड़े पैमाने पे हानिकारक नहीं है कि आप उससे जो है मारे जाएं। इतनी कम मात्रा में विकिरण जीवन के प्रकारों तथा परितंत्रों पर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। अब यह प्रचलित हो गया है कि कम मात्रा में लगातार जारी किए जाने वाला परमाणु विकिरण की मात्रा बहुत हानिकारक हो सकती है। देखिए, अगर आप एक आध बार इसके संपर्क में आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे एक्सरे है। अब एक्सरे जब होता है तो भगवान ना करे कभी आपको एक्सरे करवाना पड़े, लेकिन जब भी हम करवाते हैं तो क्या होता है, मुश्किल से वो हमें 1 से 2 सेकंड एक्सरे के सामने खड़ा रखता है। बस इतने में ही जो एक्सरे हैं, जो एक्स तरंगें हैं, वो हमारे शरीर को भेदते हुए पार चली जाती हैं और हमारा फोटो खींचा जाता है 1 सेकंड के लिए ही, है ना। लेकिन अभी आप मान लीजिए
जो एक्सरे मशीन के पास ही काम कर रहे हैं तो उनके पास तो रेडिएशन हमेशा बना रहता है, तो उनके शरीर पर वो नकारात्मक प्रभाव डालता है। ठीक है, इसके कारण बचपन से होने वाले रक्त कैंसर, ल्यूकीमिया इसे कहा जाता है, ध्यान रखना, गर्भपात, कमजोर बच्चे, शिशु मृत्यु, बढ़ता हुआ एड्स का खतरा तथा अन्य प्रतिरक्षा विकारों और बढ़ती हुई अपराधिता भी हो सकती है। ठीक है, ध्यान रखना। और लास्ट पॉइंट इसमें, भूमिगत बम परीक्षण बहुत थोड़ी मात्रा में विकिरण छोड़ता है जो भूमिगत जल में पहुंच जाता है। जैसे हम जब एटॉमिक टेस्ट करते हैं तो हवा में तो कर नहीं सकते, पानी में भी नहीं कर सकते, सुनामी आ जाएगी। हवा में करेंगे तो चारों रेडिएशन फैल जाएगा। तो एटॉमिक टेस्ट किया कहाँ जाता है? तो एटॉमिक टेस्ट किया जाता है ज़मीन के नीचे। और ज़मीन के नीचे जब आप उसे करोगे तो ऑब्वियस बात है ज़मीन के नीचे पानी है जो प्रदूषित हो जाता है। यह रेडियोधर्मी पानी पौधों की जड़ों के माध्यम से सोख लिया जाता है। यह रेडियोधर्मिता खाद्य संग्रह में प्रवेश कर जाती है। अब जड़ से पहुंच गया पौधे में, पौधे को खा लिया बकरी ने, बकरी को खा लिया इंसान ने, तो उसमें पहुंच गया नहीं पहुंच गया, जिससे यह पौधे, पशु और मनुष्य के संपर्क में आता है। ऐसी रेडियोधर्मिता दूध में भी पाई जाती है। आप ये सोचो, मान लीजिए एक पौधा है, उसने ज़मीन से पानी खींचा, वो पानी रेडियो एक्टिव है या उसमें रेडियोधर्मिता है कहीं ना कहीं थोड़े स्तर पर। अब उस पौधे को खा लिया किसी गाय ने, उस गाय ने दूध दिया, वो दूध आपने पी लिया तो आपके अंदर भी पहुँच गया ना। तो बस ये सारी समस्याएं हैं। और ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने जाना पर्यावरण पर परमाणु आपदाओं के प्रभाव या नाभिकीय आपदाएं क्या होती हैं। उम्मीद करता हूँ इस छोटे से वीडियो में आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी साथियों। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे किसी भी पेड ग्रुप प्रोग्राम से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए। हाल ही में आपको बता दूं कि अभी हमारे यहाँ पर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में RO की वैकेंसी आने वाली है उसके लिए पेड ग्रुप आज से शुरू हो चुका है। आज है 21 जून से पेड बैच शुरू हो चुका है। इसमें हम आपको कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो फिर आपको बाहर से कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।